तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये इंटररिलेटेड है यहाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। तो वो ये इजी लगेगा आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हर एक यूनिट जो है, हर एक जो चैप्टर आता है हमारे पास, वो इंटररिलेटेड है, टॉपिक भी इंटररिलेटेड है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लें, उसके बाद फिर ये इजी लगेगा, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूँ तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ होगा। तो हमने देखा, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या किया था। तो हमने देखा कि दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हमने की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। हमने कहा था कि जो चार्ज है, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट जो था उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो स्टैटिक रहेगी। तो उसके लिए दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हमने की थी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, जब हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट में। इसको ही फिर हमने डिफरेंट पॉइसन, लैप्लेस इक्वेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था हमने, ये सब किया था उसमें, ठीक है। डिटेल के लिए आप वीडियो देख लें। अब जो केस है वो केस डिफरेंट है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो मोशन में है। अब जब चार्ज जो है आपका, लेट अस से यही चार्ज है, जब चार्ज आपका मोशन में होगा, कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, वेलोसिटी को मैं यू कह रहा हूँ, यू वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है चार्ज। कुछ चार्ज है क्यू, वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज, आपको पता है मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी फिर। तो जब तक आपके पास चार्ज रेस्ट में था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिर्फ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें बाउंड्री कंडीशन रहती है, बाउंड्री कंडीशन इसी जो ये सेकंड वीडियो है इसी में हो जाएगा। तो जब वो चार्ज मोशन में आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है, अगर क्यू चार्ज है उस पर इतना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ठीक है। जो एरो मैं लगा रहा हूँ, ये एरो लगाएं प्लीज़, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। अब जो हमारे पास मोशन में आ गया है चार्ज, कोई भी चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, यू से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड बी ले लो आप, और चार्ज क्यू ही है, इसको स्मॉल क्यू अज्यूम कर लेते हैं, चलो कैपिटल क्यू रख लो, तो यहाँ भी कैपिटल क्यू कर लो, सिमेट्री रहेगी, ठीक है। इस केस में अगर आप मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करो, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम लिख लो इसको, मैग्नेटिक फोर्स वो आएगा आपके पास क्यू, और जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी भी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो फोर्स रहेगा हमारे पास जब ये चार्ज मूव होगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बी, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स ये रहेगा। अब जब वो चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही है उसके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ के साथ वो जब मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल जो फोर्स आ गया इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, उसको कह दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो आएगा इन दोनों का सम, F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। कितना आया दोनों में से, आप इसमें भी कैपिटल क्यू ले लो, ये मैं बार बार वैसे लिख गया इसको, तो कैपिटल क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू चार्ज की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो ये कैपिटल क्यू आएगा, क्यू। सो ई कॉमन ले लो, ये क्यू कॉमन ले लिया, ई प्लस यू क्रॉस बी, तो ये आ गया आपके पास टोटल फोर्स। ये भी क्या है, इसको भी वेक्टर लो ना, वेक्टर क्वांटिटी,
तो ये जो इक्वेशन है दिस वन, ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। तो ये जो स्टार्टिंग हो गई है हमारी, ये मैग्नेटोस्टैटिक की स्टार्टिंग हो गई है। तो आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको रिवाइज कर लें। जब आपके पास चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उस केस में नहीं होगी। जब तक करंट नहीं आएगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। पर जब वो मोशन में आ जाएगा, मूव करना स्टार्ट करेगा चार्ज, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब जब वो मूव करेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, तो जो फोर्स था वो लोरेंज ने दिया, Fm क्यू चार्ज था, वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो है ये बताएगा हमें कि भी कितना फोर्स हमारे पास लग रहा है। अब जैसे हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करने के लिए दो फंडामेंटल इक्वेशन निकाली थी हमने। कर्ल भी डिफाइन किया था और डाइवर्जेंस भी किया था। हमेशा याद रखो, कोई भी फील्ड आपने स्टडी करनी है, कोई भी फील्ड हो, उसको पूरा डिफाइन करने के लिए हमें, अगर वो स्पेस की वेरिएशन है तो उसके लिए दो मेन रिक्वायरमेंट है, उसका डाइवर्जेंस और उसका कर्ल डिफाइन होना चाहिए। ये अपने माइंड में रखो। तो यहाँ भी अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, डेल डॉट बी और डेल क्रॉस बी। ठीक है, इसमें बिहेवियर समझिए। डेल डॉट बी क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ बी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये डाइवर्जेंस क्या देता है? नेट फ्लो देगा या नेट फ्लक्स देगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो कर्ल है, कर्ल देगा आपके पास मैक्सिमम सर्कुलेशन, जो फील्ड है कितना सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब नेट फ्लो, हमारे पास नेट फ्लो जीरो होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों होता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल लेके, कोई मैग्नेट लीजिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेट से ही होती है, या तो फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट बनेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये आप सबको पता है। अगर आप इसको कट करते हैं दो पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या होंगे? दो मैग्नेट आ जाएंगे। और ये जो दो मैग्नेट आए हैं, इनके भी साउथ और नॉर्थ पोल होंगे। फिर कट कीजिए इनको, फिर जो मैग्नेट बनेंगे उनके भी क्या होंगे? अगेन चार मैग्नेट मिल जाएंगे आपको, और हर एक के साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे। तो आप कितना भी कट करते जाएं, इसको कितना भी छोटा कर लें, आप साउथ और नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते। हम सेपरेट नहीं कर सकते साउथ और नॉर्थ पोल को मैग्नेट से। तो ये जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्लोज होती हैं, क्लोज लाइंस। और क्लोज लाइन में जो नेट फ्लो आएगा, नेट फ्लो और नेट फ्लक्स, ये फ्लक्स है आपके पास। ठीक है, नेट फ्लो और नेट फ्लक्स। तो जो नेट फ्लो या नेट फ्लक्स आएगा वो क्लोज उसमें लाइंस में या क्लोज पाथ में नेट फ्लो जीरो होता है, आपको पता है। तो डेल डॉट बी हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि ये हमेशा ही क्लोज होती हैं लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की। अब ठीक है, अब ये क्लोज तो आ गई। अगर इन क्लोज में आपने कोई चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया क्लोज लाइंस में, तो ये क्या करेंगे? उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ना, तो मैक्सिमम सर्कुलेशन तो आएगा ही। ठीक है, तो डेल क्रॉस बी जीरो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि क्लोज ही होती हैं लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? क्लोज होती हैं। कोई भी चार्ज इसमें रखो तो ये जो फोर्स लगेगा वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा चार्ज को।
और वो सर्कुलर मोशन किसके उस बराबर आएगा? अब हमने कहा था कि चार्ज था वो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ही सर्कुलर मोशन आएगा। तो आप इसको कह सकते हो डेल क्रॉस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा आपके पास ये आएगा। ठीक है, करंट नहीं लेते हम क्योंकि डेल क्रॉस बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे डेल क्रॉस बी से क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, आई नहीं कह सकते हम, यहाँ पे जे लिखना, वेक्टर लिखना पड़ेगा ना हमें, तो इसको जे लिखेंगे। करंट डेंसिटी हमेशा याद रखो, अगर मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ, ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का होगा, वी स्केलर है, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो वेक्टर आएगा। ठीक है, ग्रेडियंट जो आएगा उसका आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अगर डाइवर्जेंस ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई की बात कर लेते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी आउटपुट में। ठीक है, वेक्टर डॉट वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं कर्ल ले रहा हूँ तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ऑल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो होता है, पर जो आउटपुट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो डेल क्रॉस बी भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है तो इसमें यहाँ पे वेक्टर लिखना पड़ेगा। करंट की वेक्टर फॉर्म क्या है, करंट डेंसिटी जे। तो अब डेल क्रॉस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जे, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट आ जाएगा यहाँ, म्यू नॉट जे। तो ये आ गया हमारे पास, ये दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स आ गई हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक की। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया अभी कि डेल डॉट बी ज़ीरो आ गया, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों आया है, और डेल क्रॉस बी आ गया हमारे पास म्यू नॉट जे। ये दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स आ गई मैग्नेटोस्टैटिक की। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, दीज आर द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म है क्योंकि डेल लगा हुआ है। डेल मैंने बताया था, डेल एक स्पेस वेरिएशन देता है, जहाँ भी स्पेस वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम डेल लेते हैं। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इसका हम अगर इंटीग्रल फॉर्म लिखना चाहें ये वाली इक्वेशन का, तो क्या करें, इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो बोथ साइड। टेक वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड, डेल डॉट बी डी वी कितना आया अब, इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर तो ज़ीरो है, इस पे आप अप्लाई कर दो डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, डाइवर्जेंस। ये मैं करा चुका हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड, डेल डॉट बी का डाइवर्जेंस, डेल डॉट बी डाइवर्जेंस है। ओके, ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम मैं रिपीट कर रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड, डाइवर्जेंस फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल, कोई भी फील्ड ले लो उसके डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल आता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। तो ये इक्वल टू आएगा बी डॉट डी एस। तो ये है आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है पहले वाली वीडियो में। तो वॉल्यूम जो इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये भी वॉल्यूम था यहाँ पे। अब इस पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई की हमने, तो इसको लिख दिया बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सेम है, ये वाली जो इक्वेशन बनी है आपके पास, इसको इक्वेशन 3 कह दो,
इसको 2 कह दो, इसको दे दो 1, तो 1 इज इक्वल टू 3। ये किस में है? इंटीग्रल फॉर्म में है। अब आती है ये वाली इक्वेशन हमारे पास, हाँ नहीं ये वाली इक्वेशन। इसमें क्या है, इसमें आप इसको भी कन्वर्ट करना है हमें इंटीग्रल फॉर्म में, तो इसका भी, इसका ले लो आप सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड। सरफेस इंटीग्रल ले लो तो ये आ गया सरफेस इंटीग्रल म्यू नॉट जे, इधर भी लो, ये आ गया डॉट डी एस, ये हो गया। तो अब यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ले लिया, तो अब लगेगी हमारे पास स्टोक्स थ्योरम। जो स्टोक्स थ्योरम है वो कहती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड बी डॉट डी एल। ये हमारे पास क्या है? स्टोक्स थ्योरम। ऊपर वाली क्या थी? डाइवर्जेंस थ्योरम। ये दो थ्योरम्स हैं जो बार बार यूज होती हैं, ये टिप्स में होनी चाहिए आप लोगों के, इनको रट लो, इनके बिना काम नहीं चलेगा। हमेशा हमें जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में हर बार हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में। तो इन थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट तो है ही है। और कन्वर्जन ऐसे होगा, आपको याद रखना, ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक बताता हूँ। 3 तरह के हमारे पास इंटीग्रल्स हैं इसमें फील्ड में, जिसमें डील करते हैं वॉल्यूम, सरफेस, लाइन। तो वॉल्यूम कन्वर्ट होगा सरफेस में, सरफेस कन्वर्ट होगा लाइन में। तो ये दो थ्योरम है। वॉल्यूम से जो सरफेस में कन्वर्ट कर रही है वो डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो डी स्टैंड फॉर डाइवर्जेंस और डी स्टैंड फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और फिर वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरफेस में, बी डॉट डी एस आ गया। अब जो दूसरी थ्योरम रह गया स्टोक्स थ्योरम, वो किस में कन्वर्ट करेगी? सरफेस टू लाइन में। डाइवर्जेंस तो पहले आ गया, क्या रह गया? कर्ल। तो कर्ल ऑफ बी डी एस इक्वल टू बी डॉट डी एल। ऐसे याद रखोगे इसको, 1-2 बार इसको देखो और अपनी ट्रिक बना लो कोई, ये आसानी से याद हो सकता है। डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बिना ये नहीं होगा, ठीक है। तो इजी वे में बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करो डाइवर्जेंस थ्योरम, नहीं यहाँ तो स्टोक्स होगी, तो यहाँ पे अप्लाई करो स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके आपके पास क्या आ गया? क्लोज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और जे डॉट डी एस क्या है? टोटल करंट। सो ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। तो हमारे पास जो इंटीग्रल फॉर्म बन गई है, इट्स इम्प्लाइज दैट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ये इंटीग्रल फॉर्म बन गई है। इसको दे दो इक्वेशन 4, और जो 2 और इक्वेशन 4 है वो इक्वल है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, वो दोनों इक्वल हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी है, मैंने बताया ये नेट सर्कुलेशन बताएगी, मैक्सिमम सर्कुलेशन कितना है। बी डॉट डी एल भी उसके इक्विवेलेंट है डेल क्रॉस बी के। तो ये जो लॉ था, ये इस लॉ को बोला है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। और जो ये मैग्नेटोस्टैटिक का गोज लॉ भी कहते हैं इसको, हमने गोज लॉ स्टडी किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इसको मैग्नेटोस्टैटिक का गोज लॉ भी बोलते हैं। वहाँ पे जो गोज लॉ था वो यूज़ कर रहे थे हम फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने देखा था, एप्लीकेशन भी की थी उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, शीट चार्ज के केस में फाइंड आउट की थी। तो इसी तरह से जो मैग्नेटोस्टैटिक है उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ होता है। क्या कहता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, इसको अगर डिफाइन करें तो बी डॉट डी एल क्या देगा? सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। हमने
अभी देखा था कि दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स थी हमारे पास, और एम्पियर सर्किट लॉ भी हमने देख लिया है कि वो क्या था। तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, फ्री स्पेस के लिए ये था। ये डिफरेंशियल फॉर्म में था। इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म थी वो हमारे पास थी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये ही हमारे पास जो बना था वो एम्पियर्स सर्किट लॉ था। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये फॉर्म है इसमें कंफ्यूज ना होइए, दोनों सेम है। ये इज इक्वल टू जे, म्यू नॉट इधर चला गया तो ये एच बन गया। और सिमिलरली इसकी इंटीग्रल फॉर्म अगर निकालें हम तो ये बनेगी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। तो ये भी है, ये दोनों ही एम्पियर सर्किट लॉ हैं। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट उसमें लिखती हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला नीचे वाला लिखेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो ये ऊपर वाला लिखेंगे आप। दोनों में सेम ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन दोनों उससे ही दे सकते हैं आप। तो एक फर्स्ट डेफिनेशन जो है, जो पहली इक्वेशन है उससे दे देते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड अ क्लोज पाथ लिया हमने, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, यहाँ पे फ्री स्पेस लिया है तो कोई बात नहीं, म्यू नोट कर लो या म्यू कर लो, ठीक है। म्यू टाइम्स नेट करंट एनक्लोज बाय द पाथ, ठीक है, यही है, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात, अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू टाइम्स, ठीक है। हमने वहाँ म्यू नोट लिया हुआ है, वो फ्री स्पेस के लिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फ्री स्पेस के लिए है और ये फॉर एनी मीडियम है, ठीक है। सो दोबारा से देखते हैं इसको। द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस बाउंडिंग बाय द पाथ, ठीक है, ये भी है। और इसको नीचे वाली जो ये है इक्वेशन एच की टर्म में, इसको भी आप लिख सकते हो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, ठीक है। ये तीनों ही डेफिनेशन जो हैं वो एम्पियर सर्किट लॉ की है, या तो ये कर लो, ये कर लो, और ये तीनों ही वैलिड रहेंगी, ठीक है। सो जो एम्पियर्स लॉ है ये बता चुके हैं हम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोज लॉ के सिमिलर है। तो सेम एप्लीकेशंस बनती हैं हमारे पास कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका यूज़ करते हैं, इस लॉ का यूज़ होता है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ही इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में आपने फाइंड आउट करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जो ये आपको दिख रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये जेड एक्सिस पे है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो इसके लिए जैसे हमें गॉसियन सरफेस की रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोज लॉ लगाने के लिए, यहाँ पे आपको एम्पीरियन सर्किट सरफेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो सरफेस बनेगी एक रिंग टाइप, जो ये सरफेस दिख रही है रिंग टाइप जो बनाई हुई है हमने, जो लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, ये रहा जेड एक्सिस पे जो है, जो हम शो कर रहे हैं इस एरो से। और जो एम्पीरियन सरफेस बनी है वो ऐसी सरफेस है जिस पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट रहेगा। ये पाथ आ गया, ठीक है। तो एम्पीरियन पाथ ये बनाएगा, इसमें एक रिंग शेप में बनेगा ये। तो इस केस में हमारे पास अगर हम जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसको अप्लाई करें तो उस केस में ये था डेल डॉट डी एल इज इक्वल टू आई टोटल, ओके, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट पी है वाई एक्सिस पे, इस पे फाइंड आउट करना है कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमने जो एम्पीरियन सरफेस एज्यूम की है वो ऐसे एज्यूम करेंगे कि वो पास हो इस पी पॉइंट से, और जो ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस है आर, यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो आर है, 0 से लेके पी तक। तो अब क्लोज सरफेस तो है ही है, तो ये एम्पियर्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा।
जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फाई है। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो जो ये एच है, एच किस डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे एच इज इक्वल टू एच फाई ए फाई। और जो डी एल है, डी एल लेंथ है, ठीक है, तो इसकी क्या डायरेक्शन है, फाई रहेगा, डी फाई ए फाई। और हमें पता है जहाँ डी फाई होगा वहाँ साथ में आर भी लगेगा, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर है जो हमें लगाना पड़ेगा साथ में। ये हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे तब हमें पता है उससे कि जहाँ भी डी फाई होगा साथ में कन्वर्जन फैक्टर आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल है उसको लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। ये वैल्यू जो है एच की और डी एल की, ये वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, हमें मिलेगा एच फाई ए फाई डॉट आर डी फाई ए फाई 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करें तो टोटल करंट जो आएगा आपके पास, ये तो आई के इक्वल ही है ना, ठीक है। अब जो एरिया बनेगा इसका सर्कल का 2 पाई आर बनेगा ना, एरिया रिंग ली है हमने, एक सर्कल ही एक तरह का, तो ये एच फाई तो बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ गया। और क्या रह गया, आर भी बाहर आ गया कि नहीं, आर भी बाहर आ गया, आर भी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ रह गया डी फाई। तो डी फाई कितना आया, कितना पूरा सर्कुलेशन लेगा वो, फाई की वैल्यू तो 0 to 2 पाई रहती है, ठीक है, कितनी वैल्यू रहती है यहाँ, कहाँ से कहाँ तक वैरी होगा, ये होगा 2 पाई तक, ठीक है जी। तो ये आ गया एच फाई 2 पाई आर इक्वल टू आई। तो एच फाई कितना आया, इट सिंप्लाइज दैट एच फाई इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर। अगर मैं एच वेक्टर लिखूं तो आएगा आई अपॉन 2 पाई आर ए फाई। तो ये वैल्यू आई है जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से हमारे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। अगर आप बी लिखो, अगर बी लिखना चाहो यहाँ से, तो उसमें म्यू नोट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर ए फाई। और डायरेक्टली ये भी फाइंड आउट कर सकते हो आप बाय यूजिंग दिस रिलेशन, आपके पास ये रिलेशन भी है ना, ये भी एम्पियर्स ला ही है, यहाँ पे म्यू नोट आई आ जाएगा। लेकिन जिस मीडियम की बात कर रहे हैं वो मीडियम का परमिएबिलिटी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, वो है इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट चार्ज। जब हमारे पास होगा उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी पॉइंट पे। तो इसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनफाइनाइट शीट्स है वो z इक्वल टू 0 प्लेन में है। अब हमारे पास हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हम देखिए हमारे पास एक तो होता है करंट, दूसरा हमने करंट डेंसिटी को डिफ़ाइन किया है जो आई अपॉन ए है, उसमें एरिया आ गया। एक अनदर वेक्टर अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें वो होगा कि हमारे पास कितना करंट पर मीटर है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ए वाई, तो ये डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन है शीट पे, ठीक है। तो इसमें ये रेफरेंस लेके चलना है हमें। और एक हमने एम्पियर पाथ लिया है, इसमें एम्पीरियन पाथ बोला गया है जिसको, ये इक्विवेलेंट है हमारे पास, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, गॉसियन पाथ के। तो ये क्लोज पाथ बनेगा हमारे पास, ये 1 2 3 4, और जो ये डायमेंशन है 3 to 4 और 1 to 2 ये ए है, 2 to 3 और 4 to 1 ये बी है, ये हम लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे
एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करूँगा तो वो रहेगा एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एन क्लोज। तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा वो, अब इस डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, तो ये आएगा इक्वल टू के वाई बी। इसको दे दो वन इक्वेशन, ये देख लो यहाँ से, क्योंकि हमने जो एक क्लोज एनक्लोज सरफेस ली है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी सरफेस है, बी है, तो जो आपके पास करंट की वैल्यू आएगी के वाई बी आएगी। ठीक है, तो ये अब जो सिमेट्री है हमारे पास एक शीट में एक बॉटम से और अप से दोनों साइड से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि जो सिमेट्री है इसकी, जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग जो एच वेक्टर रहेगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो एक्स डायरेक्शन में रहेगी हमारे पास, और इसके दो फेसेस हैं अब, टॉप और बॉटम, तो उससे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, एक्स कंपोनेंट आएगा इसका फॉर जेड ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, टॉप का फेस बताया जेड ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, जो बॉटम का बताया है वो जेड लेस देन ज़ीरो के लिए है, तो उसके लिए माइनस आएगा ये। ठीक है, जेड लेस देन ज़ीरो के लिए। अब हमारे पास अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इस क्लोज पाथ के लिए ये एम्पियर सर्किट लॉ, तो ये इस तरह से बनेगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू, क्लोज पाथ में रहेगा एच की वैल्यू, क्लोज पाथ में सोल्व करो, 1 to 2 क्या वैल्यू रहेगी, प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 4 प्लस 4 to 1, ये वैल्यू रहेगी, और इसको सोल्व करना है एच डॉट डी एल साथ में। तो ये अगर हम सोल्व कर लें क्लोज पाथ के लिए, तो ये क्लोज पाथ आया हमारे पास। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है ये। ठीक है, एच डॉट डी एल ऐसे ही है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास ये देखिए, जो फर्स्ट रहेगा 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 में जो डायमेंशन है वो क्या है, अब ये डायरेक्शन है हमारे पास करंट की। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक तरह से, तो यहाँ पे जो करंट का ठीक है, तो 1 to 2 के लिए जो हमारे पास फील्ड आएगा इस उसके लिए, तो वो ज़ीरो आएगा फील्ड, और ये डायमेंशन 1 to 2 कितनी डायमेंशन आ गई है, हम एक्स को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो उसके अपोजिट है, तो ये माइनस से आया, प्लस 2 to 3 जो है, 2 to 3 डायरेक्शन हम ये लेके चल रहे हैं, ए एक्स डायरेक्शन लेके चल रहे हैं ना, तो ये तो माइनस बी आएगा, और क्या आएगा इसमें, माइनस एच नोट, अपोजिट आ गई ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आ गया एच नोट और माइनस बी, प्लस इस डायरेक्शन में भी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंपोनेंट ज़ीरो होगा, और जो डायरेक्शन है वो ये पॉजिटिव होगी। अब 4 to 1 डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में कितनी, एच नोट, और साथ में जो डायमेंशन है वो बी है। ओके, तो ये इसके इक्वल आ गया, कितना आ गया, इसको सॉल्व करो तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 H नोट बी। तो ये वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आई है, ये भी इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल की वैल्यू आई है जब हमने क्लोज इंटीग्रेशन को सोल्व किया, ये इक्वेशन 2 होगी, और 1 और इक्वल टू 2 है। अब अगर 1 को मैं इक्वेट करूँ 2 के, तो ये आ गया के वाई बी इज़ इक्वल टू 2 H नोट बी। तो यहाँ से जो H नोट की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 1/2 के वाई। तो ये H नोट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब किस में, यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1A,
दिस इज, तो 1A में अगर मैं H नोट की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जो H आएगा, H आ गया हमारे पास 1/2 KY AX, ठीक है, AX यूनिट वेक्टर है Z ग्रेटर देन 0 के लिए, और -1/2 KY AX Z लेस देन 0 के लिए। तो ये आ गया हमारे पास जो इनफाइनाइट शीट जिस पे करंट कितना था, K एम्पियर पर मीटर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अगर आप इसको सिंपल लिखना चाहें कि Z की A की वैल्यू के लिए, तो इसमें ऐसे कर देते हैं, H इज इक्वल टू 1/2 K वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद AN। तो AN से पता लग जाएगा, यहाँ पे ये -AX ले लिया ना हमने डायरेक्शन से, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की, वो है इनफाइनाइट लॉन्ग कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है, दो हमारे पास इसमें कंडक्टर्स हैं, इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर। जो इनर कंडक्टर है उसकी रेडियस स्मॉल a है, जो आउटर कंडक्टर है उसकी रेडियस स्मॉल b है। और ये डॉटेड लाइंस में जो हमने अज्यूम की हैं ये एम्पियर सरफेसेस की हैं, एम्पीरियन सरफेसेस बोलेंगे इनको। तो ये जो है ये L1 है, ठीक है। जो ये इनर कंडक्टर है जिसकी रेडियस स्मॉल a है, उसके लिए जो एम्पीरियन सरफेस आएगी वो L1 है। और जो दोनों के बीच में, इनर और आउटर जो कंडक्टर है, दोनों के बीच में जो सरफेस आई है एम्पीरियन, उसको L2 बोला है। जो कंडक्टर की थिकनेस है, अब ये कंडक्टर जो है, जो आउटर कंडक्टर है, उसकी थिकनेस स्मॉल t अज्यूम की है हमने। इसके लिए जो एम्पीरियन सरफेस आई है वो L3 है, और जो आउटर आई है, बाहर जो सरफेस अज्यूम की है हमने, वो L4 की है। तो ये थोड़ी सी अजम्पशंस हैं हमारे पास। जो आउटर कंडक्टर है उसकी थिकनेस हमने स्मॉल t ये बता चुका हूँ मैं। अब हमारे पास अगर इस रीज़न की बात करें, जो इनर कंडक्टर है उसके इनसाइड अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास जो रीज़न है, रेडियस r है, ठीक है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके a तक। तो इस रीज़न में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए अगेन हम एम्पियर सर्किट लॉ का उपयोग करेंगे। वो क्या कहता है, S.dl इज इक्वल टू I इनक्लोज। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास इसमें जो ये I है वो करंट डेंसिटी इनटू करंट इनक्लोज कितना होगा, क्योंकि इनक्लोज आ गया ना, क्लोज आ गया बिल्कुल ही। तो करंट डेंसिटी कितनी है इनटू सरफेस एरिया। अब जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो ऊपर ही पता लग रहा है आपको, इनफाइनाइट लॉन्ग कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन। और जो इसका दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल है ये, और जिनका एपेक्स है अलोंग जेड एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस है वो आउट ऑफ द पेज है, ऐसे डॉट, ठीक है, ये आउट ऑफ द पेज जा रहा है आपके पास, ये जेड एक्सिस है आपके पास, ठीक है जी। जो करंट है दोनों में अपोजिट होगा। अगर इसमें करंट आई है तो इसमें करंट कितना होगा, -I, ये हम देख लेंगे अभी। तो हमारे पास जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंटरनल इनर सरफेस की बात कर रहे हैं हम, जो इनर कंडक्टर है उसकी बात हो रही है। तो इस केस में जो करंट डेंसिटी होगी J, कितना होगा, करंट अपॉन एरिया होता है। एरिया कितना है, πa², ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी AZ।
यहाँ पे हम जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके चलेंगे, क्योंकि जो सिमेट्री है वो सिलेंड्रिकल है, तो उसमें आर, फाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियो देख लेना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो वीडियो बनाई हुई है। तो ये आ गया हमारे पास। तो एनक्लोज कितना आया हमारे पास? एनक्लोज आया आपके पास जे डॉट डी एस। तो जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू ये ही हमारे पास, आई अपॉन पाई ए स्क्वेयर ए जेड। और डी एस जो सरफेस है उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी डायरेक्शन भी क्या है? उसके लिए सरफेस के लिए जेड कंपोनेंट क्या आएगा? डी एस जेड क्या आएगा? हमने ये देख लेना आप। इसके देखो, डी एस जेड फाइंड आउट करना है तो इसमें आएगा डी आर डी फाई। और जहाँ पे डी फाई आ गया उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें साथ में मल्टीप्लिकेशन या कन्वर्जन फैक्टर आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया डी एस जेड जो आ गया वो आया है आर डी फाई। तो इसकी वैल्यू पुट करो, साथ में यहाँ पे क्या आएगा? साथ में ए जेड भी आएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है ए जेड है, तभी हमने डी एस जेड लिखा है ना इसको। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, आई इनक्लोज की जो वैल्यू आई है वो आएगी, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या है? आर डी फाई ए जेड। तो ए जेड डॉट ए जेड 1 हो जाएगा। तो आई इनक्लोज कितना आ गया है यहाँ पे? आई इनक्लोज अगर इसको सोल्व करोगे आप तो इंटीग्रेशन, इसमें डबल इंटीग्रेशन होगा ना, तो ये सरफेस लिख दिया है यहाँ पे, तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा आर के लिए और फाई के लिए। आर की वैल्यू कितनी है? 0 to a। ठीक है, आर इज इक्वल टू 0 to a। और फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है? 0 to 2 पाई, ये हमें पता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिसको प्रॉब्लम रहती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो वीडियो देख लेना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वीडियो है मेरी, डी फाई डी आर। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले जाएंगे फिर हम। ठीक है, वो है आई पाई ए स्क्वेयर। इसका तो ये तो बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, आई कांस्टेंट रहेगा, पाई आर स्क्वेयर भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसका ही होगा। अगर ये इसका इंटीग्रेट करते हो आप तो हमें मिल जाएगा क्या? आई एनक्लोज इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। तो इतना करंट आएगा हमारे पास। अब ये राइट हैंड साइड तो निकल गया इसका। ठीक है, आई एनक्लोज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एच डॉट डी एल भी फाइंड आउट कर लेना है हमने इस इक्वेशन का। तो एच डॉट डी एल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कंपोनेंट रहेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस में रहेगा? फाई डायरेक्शन में रहेगा। तो फाई डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट होगा वो? तो उसमें लिख लो, जो ये रहेगा उसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो जैसे पीछे किया था हमने। ठीक है, जो शीट के लिए किया था तो उसमें भी एच फाई कंपोनेंट आया था हमारे पास। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, किसके लिए आ रहा है, किस डायमेंशन के लिए आ रहा है? L1 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो L1 के लिए क्या फाइंड आउट कर रहे हो? एच फाई ए फाई और डी एल हट जाएगा यहाँ से, तो ए फाई आ जाएगा ना, इज इक्वल टू व्हाट? ये आ जाएगा हमारे पास एच फाई ए फाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एच फाई कॉन्स्टेंट रहेगा, आप पूरे इस पर देख लेना, L1 पे ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एच फाई को आप बाहर ले सकते हो। और डी एल कितना होगा? डी एल 2 पाई आर, टोटल उसकी बात हो रही है ना सिलेंडर पे। सिलेंडर के लिए कितना होता है एरिया? 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखोगे एच फाई 2 पाई आर। ठीक है, अब ये और ये इक्वल है, जो ये फाइंड आउट किया है, ये कौन सी थी? ये राइट हैंड साइड थी और ये थी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो आपके पास आ गया एच फाई 2 पाई आर इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। तो यहाँ से एच फाई कितना आ गया? एच फाई आ गया आई आर डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वेयर। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये सिर्फ रीज़न किसके लिए आया है? 0 to a।
अगर हम बात करें रीज़न की, इस रीज़न की यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये ब्लैक रीज़न किया हुआ है, तो इस रीज़न के बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं R इज़ ग्रेटर दैन A इक्वल टू A और लेस दैन इक्वल टू B। ए और बी रीजन में जो रहेगा उसके लिए जो एम्पियर सरफेस आई है हमारे पास, एम्पीरियन सरफेस, वो क्या ली है हमने, L2 ली है। तो उस केस में सिंपली है कि आप एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करो। H डॉट डी एल क्या सरफेस थी, L2, ठीक है, आई एनक्लोज। उस केस में कितना आएगा, वो आई के इक्वल ही आएगा, क्योंकि जो बीच में रहेगा वो करंट इसी की वजह से आएगा, तो वो आई रहेगा। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सरफेस एरिया भी उस केस में नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटरनल रहेगा वो जो पीछे आ गया हमारे पास डी एल, सेम वही आएगा ना, L2 के लिए भी सेम आएगा, पर इस बार जो रेडियस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, A to B है रेडियस, ठीक है। वो करंट कितना रहेगा, आई रहेगा। तो इस केस में लिख सकते हो H5 2 पाई R इज इक्वल टू आई। तो H5 कितना आ गया इस केस में, वो आ गया I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। क्योंकि जो पूरा का पूरा करंट है वो इनक्लोज है A में, तो बाहर तो उसका इफेक्ट आएगा, करंट आई ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम रीज़न की बात करें, अब हमारे पास अगर हम डायग्राम को दोबारा देखें, इसको यहाँ तक हमने कर लिया है, इस रीज़न की बात हो गई है। अब ये अगर इसकी बात करें, जिसकी जो आउटर कंडक्टर है उसकी थिकनेस T है, तो यहाँ से यहाँ तक तो B है, ठीक है। B हमने कितना लिया है, B हमने गलत लिया है, B सिर्फ यहाँ तक है, हाँ B सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक, ये कंप्लीट B नहीं है, B यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक B है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, ये हो गया B प्लस स्मॉल टी, क्योंकि ये जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइए प्लीज़, अभी हमें देखो कन्फ्यूज़न हो गया था। तो हमने जो रेडियस ली है वो उसमें थिकनेस काउंट नहीं की है, थिकनेस अलग से देखी है हमने। कई बुक्स होंगी जो इसको B लेके चल रही होंगी, थिकनेस नहीं काउंट कर रही हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा ही लिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा B लिया हुआ। उन्होंने कहा है कि थिकनेस हम काउंट, थिकनेस उसमें आ गई, B में ही आ जाती है उनकी, ठीक है। तो अब ये आ गया, तो ये एक्स्ट्रा केस है एक, जो सिर्फ 1 और 2 बुक्स ही लेके चल रही हैं। तो कहाँ से आ गया, R B प्लस टी की बात होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में जो अब आउटर सरफेस आ गई है उसमें अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो H डॉट डी एल है उसके लिए जो क्लोज सरफेस ली है वो L3 ली है, ठीक है। तो अगेन ये तो किसके इक्वल आ जाएगा, H5 2 पाई R के इक्वल आ जाएगा ये तो, और ये किसके, एनक्लोज, ये निकालना पड़ेगा एनक्लोज, क्योंकि अब आपके पास क्या आ रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस केस में ये कंडक्टर आ रहा है, इसकी वजह से भी करंट होगा, और ये भी कंडक्टर आ गया, इसकी वजह से भी करंट होगा। तो वो अब आपको यहाँ एनक्लोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको, इसकी वैल्यू है H5 2 पाई R। आई एनक्लोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आई एनक्लोज यहाँ पे कर रहे हैं अब हम, आई एनक्लोज किसके इक्वल है, जो करंट आई है वो तो था ही, प्लस जो ये एक्स्ट्रा करंट, जो एक्स्ट्रा सरफेस आई है वो T थिकनेस की, उसकी वजह से कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो करंट आई है, इनर सरफेस है, इनर कंडक्टर है, उसमें आई करंट फ्लो होगा, और जो आउटर है उसमें माइनस आई होगा। तो यहाँ तक ये करंट तो आई तो आया हुआ है हमारे पास। तो आउटर सरफेस के लिए जो थिकनेस स्मॉल टी है उसमें कितना करंट फ्लो होगा, वो उसके लिए जे फाइंड आउट। तो जो आउटर सरफेस है जिसकी थिकनेस स्मॉल टी है उसके लिए जो करंट डेंसिटी आएगी, करंट तो माइनस फ्लो हो रहा है उसमें, अगर इनर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें माइनस आई होगा आउटर में, पाई। और रेडियस कितनी है, अब रेडियस है B प्लस टी स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। पाई एस के लिए ही होता है ना, अपॉन एरिया, और डायरेक्शन वही रहेगी AZ,
डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आई एन क्लोज कितना आ गया, आई एन क्लोज आ गया आपके पास, करंट आई तो था ही, माइनस आई, और अगर ए जेड को लिखना चाहें हम, ए जेड वही आएगा जो पहले आया हुआ है, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो ये तो आ गया आपके पास पाई, जे की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, आई का तो आई आ गया माइनस पाई बी प्लस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन रहेगा, डबल इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू आर इज इक्वल टू बी टू आर, ठीक है, बी टू आर, आर इज इक्वल टू बी टू बी प्लस टी आना चाहिए ये, ठीक है, आर डी आर डी फाई ये आ जाएगा आपके पास। तो आई एन क्लोज अगर इसको सोल्व करेंगे, इसको जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो आई एन क्लोज हमारे पास आ जाएगा आई, आई कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो आई 1 माइनस आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये सोल्व करने के बाद आया हमारे टी स्क्वेयर माइनस 2bt, ठीक है, जो आर की वैल्यू बी से बी प्लस टी तक गई, और जो फाई की वैल्यू थी वो 0 टू 2 पाई पुट करोगे, ठीक है, ये पुट करने के सोल्व करने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 0 टू 2 पाई किसकी वैल्यू, फाई की, ये पहले भी कर चुके हैं, तो ये इजी रहना चाहिए आप लोगों को। तो ये इक्वेट कर दो, ये किसके इक्वल आ गया, इसके एनक्लोज के, तो एच फाई आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में जो एच फाई है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये एच फाई 2 पाई आर नीचे जाएगा इसके, ठीक है, तो ये अगर सोल्व करते हो इसको, आई अपॉन 2 पाई आर 1 माइनस आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय टी स्क्वेयर माइनस 2bt, ये आएगा आपके पास किस रीजन में, बी से बी प्लस टी के लिए। अगर हम आउटर रीजन की बात करें, मतलब इससे बाहर की बात करें, जो L4 रीजन लिया था हमने, ये आउटर रीजन की बात, जो ये कंडक्ट पूरा ही कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है, इसके आउटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर उसकी बात करें तो उस केस में हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि आउटर में हमारे पास कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है, जो फोर्थ रीजन की बात हो रही है, जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी प्लस टी की बात हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस टी के। तो इस आउटर में तो हमारे पास, हमें पता है कि अगर ये अप्लाई भी करें हम एस डॉट डी एल है, तो टोटल एनक्लोज कितना होगा, वो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एक जो है आई कर रहा है, इनर का कितना है करंट आई, आउटर का कितना है माइनस आई, ठीक है, तो आई माइनस आई, करंट ही ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो ज़ीरो रहेगी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहीं पे टोटल जो हमारे पास आई है अब हर एक की मिला के, तो वो कुछ इस तरह से आई है। हमारे पास 4 केसेस थे ना, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वेयर, स्क्वेयर है ए फाई, किसके लिए आया है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू ए, ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और जो सेकंड केस आया था उसमें है आई 2 पाई आर ए फाई, ये किसके लिए आया है, ये आया है आपके पास जब आर की वैल्यू ए और बी के बीच में। और थर्ड केस ये आया, ये उठा के यहाँ लिख दो, थर्ड केस किसके लिए है, ये आया है आपके पास, जो थर्ड केस तो यही है ना, और जो फोर्थ केस है वो 0 है। तो ऐसे हमने एच की वैल्यू लिख लेनी है। और ये एच की वैल्यू किसके लिए आई है, ये आई है इनफाइनाइट लॉन्ग कोएक्सियल केबल के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या रहेंगी। अगर हमारे पास इंटरफेस आ जाता है किसी भी दो मीडियम का, जैसे कि यहाँ आया, तो ये जो रेड लाइन है ये इंटरफेस है, ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। जो परमिएबिलिटी है
वन मीडियम की वो μ1 है, जो परमेबिलिटी है सेकंड की वो μ2 है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास चेंज हो गई। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बिहेव कर रही है इंटरफेस पे। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है तो उसमें कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेंज ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बाउंड्री कंडीशंस की थी कि अगर मेरे को स्टडी करना है किसी भी फील्ड के बिहेवियर को, तो उसमें नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो उसमें नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों का ही रोल होगा। दोनों को ही स्टडी करोगे तब हम बता पाएंगे कि हमारा जो फील्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो हमारे पास अगर हमें नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, हमने वहाँ भी देखा था, तो B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। ये गोज़ लॉ मैग्नेटोस्टैटिक का है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास जो है नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ से एंटर कर रही है वेव, और ये फर्स्ट मीडियम में जा रही है, सेकंड से एंटर करके फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो उसके लिए हमें ये पिल बॉक्स गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली है इंटरफेस पे, ठीक है। यहाँ से वेव आई है कोई जो नॉर्मल कंपोनेंट आया है, और ये प्रोपेगेट कर जाएगा कहाँ पे, मीडियम 1 में। तो ये सीन हो रखा है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, ये पिल बॉक्स गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम की है, बता चुका हूँ। तो इसमें अगर जो नॉर्मल कंपोनेंट आया ऊपर की तरफ और ये डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ से इस इंटरफेस पे अगर देखोगे तो एक टुवार्ड्स द इंटरफेस आ रहा है और एक अवे जा रहा है। तो इस केस में आप लिखोगे B1 डेल्टा S माइनस B2N डेल्टा S इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या हुआ, B1N इज इक्वल टू B2N। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, वो कंपोनेंट कंटिन्यूस है, वो सेम रहा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, ठीक है। जितना वो मीडियम सेकंड में था उतना ही मीडियम 1 में है। तो ये कह देते हैं कि जो फील्ड में B कंपोनेंट है वो क्या है, कंटिन्यूस है, उसमें चेंज नहीं आया है हमें, कंटिन्यूस है एट द बाउंड्री और अक्रॉस द इंटरफेस, ठीक है, सेम ही बात है। अब हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आ गया है। अब इसको आप H की टर्म में लिख सकते हैं, μ1 H1N इज इक्वल टू μ2 H2N। अब ये देखो दोनों इक्वल नहीं आए, ये डिपेंडेंट हो गए किस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंडेंट होगी परमिएबिलिटी पर। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गए एट द बाउंड्री। अब ये तो फाइंड आउट कर लिया हमने देख लिया कि जो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट थे B1N इज इक्वल टू B2N वो क्या है, कंटिन्यूस है, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। और फील्ड इंटेंसिटी के केस में वो डिफरेंट हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस होंगे। अब हम अगर दूसरा केस लेके चलें कि हम ये तो नॉर्मल कंपोनेंट की बात होगी, दोनों B और H दोनों की। अगर हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए जो फार्मूला रहेगा कैलकुलेट करने के लिए वो एम्पीयर सर्किट लॉ ही रहेगा, H डॉट DL इज इक्वल टू I। अब ये जो क्लोज सरफेस है कुछ ऐसे ली है हमने, और हम मान रहे हैं कि जो डेल्टा H है वो अप्रोचेस टू 0 है। अब अगर हम इसमें पाथ में देखें, क्लोज पाथ ABCDA, तो इसमें जो H डॉट DL है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पाथ के लिए H डॉट DL कैलकुलेट करना आसान है। तो जो इंटरफेस रहेगा उसमें हम मान रहे हैं कि जो ये कंपोनेंट यहाँ से आया, ठीक है, ये आया आपके पास और ये यहाँ से निकल गया, टोटल की बात कर रहे हैं हम।
ये इधर से निकल गया। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी इसका और नॉर्मल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम है। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, H2 के साथ में आ रहा है आपके पास, अगर ये डेल्टा ओमेगा है तो H2 के साथ ये माइनस डेल्टा ओमेगा आ रहा है। ठीक है, प्लस H1 बाहर की तरफ निकल गया, इसके साथ आएगा प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, H1 माइनस H2 और साथ में डेल्टा ओमेगा। अब जो करंट है, करंट को कैसे लिखेंगे? टोटल करंट जो आया है, करंट इस सरफेस की बात आ रही है, क्लोज सरफेस की बात आ रही है। अगर डेल्टा 0 है तो करंट किसके इक्वल होगा? तो y की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी k डेल्टा ओमेगा। तो k क्यों लिखा है हमने? बस j लिखते हैं हम यहाँ पे, j का फार्मूला था ना, i इज इक्वल टू j डेल्टा ओमेगा। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो सिर्फ डेल्टा ओमेगा ही लिया है, एक लेंथ ही है एक तरह से। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या लिख दिया है, तो यहाँ पे एरिया आना चाहिए था ना, एरिया नहीं है तो हमने उसको k लिख दिया कि ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। तो अब ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया ना यहाँ पे, H1t माइनस H2t। ठीक है, इज इक्वल टू दिस के आ जाएगा ये। ठीक है, और ये के किस में आया, एम्पियर पर मीटर में। अगर इसका हम अब कंपोनेंट लिखना चाहें कि इसको मैं वेक्टर की, ये तो इसको एक तरह से स्केलर की टर्म ही आ गया, तो इसको मैं अगर वेक्टर की टर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर की टर्म में ऐसे लिखेंगे इसको, H1 माइनस H2 और साथ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट विद A N12 इज इक्वल टू के। तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, के जो है वो एक तरह से करंट डेंसिटी है, उसको जे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली 0 आ गया है। अब एक और केस लेके चलते हैं। वो केस ये है कि अगर इंटरफेस में जो एंगल है वो ऐसे बन रहा हो। ठीक है, इंटरफेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और जो ये B1 है जो वो बना रही है θ1 एंगल, और जो B2 है वो θ2 एंगल बना रही है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं B1 cos θ1 इज इक्वल टू B नॉर्मल कंपोनेंट B1n इज इक्वल टू B2n इज इक्वल टू B2 cos θ2। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो B1 μ1 sin θ1 इज इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू B2n डिवाइड बाय μ2 sin θ/2। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो, ठीक है, इन दो इक्वेशंस को अगर सोल्व करते हो, एक ये, तो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड कर लो एक दूसरे से, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा, ये रिलेशन भी होल्ड करता है हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे।